नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कल से शुरू होगी चर्चा। आज रात को यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम पहुंचेगी भारत। कल पूरे दिन द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होगी बातचीत। नए वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन कलेक्टर के अधिकार पर लगाई सीमा। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या भी तय की। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के दौरे के बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर और साथ ही साथ मखाना बोर्ड का भी किया उद्घाटन। 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। नीति आयोग ने पेश किया विकसित भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोड मैप। एआई को अपनाकर 8% तक बढ़ाया जा सकता है जीडीपी ग्रोथ रेट। अगले 10 साल में दुनिया की इकॉनमी में $26 ट्रिलियन तक हो सकता है एआई का योगदान। बाजार में 8 दिनों की तेजी के बाद कंसोलिडेशन। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। रियलिटी, एनर्जी, डिफेंस शेयर्स में खरीदारी। फार्मा, आईटी, ऑटो में दबाव। राहुल गांधी ने किया पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। ट्रैक्टर से पहुंचे बाढ़ ग्रस्त गांव। बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। मॉनसून की वापसी तय समय से 3 दिन पहले ही शुरू। अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। तो भारत यूएस ट्रेड डील की दिशा में बड़ी खबर है। कल से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो जाएगी। आज रात अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम भारत पहुंचेगी। इस पूरी खबर पर पूरे एनालिसिस के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो सहयोगी लक्ष्मण रॉय और आलोक प्रियदर्शी। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाजार और इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो इस जो पूरी बातचीत होने वाली है, जो अभी प्रोग्रेस पर भी है कहा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप के बदले तेवरों के बाद बातचीत में अब तेजी आती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, ये जो संकेत है वो इसी की तरफ ठोस संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। चीफ नेगोशिएटर का खुद भारत आना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बातचीत फिर से एक दौर शुरू हो गया है। दरअसल उससे दौर की बातचीत से पहले आ रहे हैं। तो अब क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की 3 घटनाओं को आप देखें। पहला, ट्रंप का वो ट्वीट आना जिसमें भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया जाना, प्रधानमंत्री को एक महान प्रधानमंत्री बताया जाना। उसके बाद ट्रंप जब ये कहते हैं कि रूस और चाइना पर प्रतिबंध लगाने के लिए नाटो देशों को आना होगा एक साथ मिल करके, तो वहाँ भारत का नाम नहीं लेते हैं। और तीसरी चीज़ कि वहाँ के ट्रंप के सहयोगी कहते हैं कि भारत के उद्योग मंत्री यहाँ पर आएंगे तो बातचीत होगी। तो बातचीत के लिए पहले से प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। अब एक दिन के लिए जो चीफ नेगोशिएटर आ रहे हैं वहाँ पे क्या निकलेगा, ये अपने आप पे सबकी नज़रें टिकी होंगी। भारत की तरफ से 2 उम्मीदें की जा सकती है। पहली बात कि भारत ने अपना जो रेड लाइन तय किया है कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इन सारे प्रोडक्ट में हम किसी भी तरीके से यूएस के प्रोडक्ट को आने नहीं देंगे इन सारे सेक्टर में। तो उस रेड लाइन को का सम्मान करे यूएस और उस रेड लाइन को पर बना रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 25% टैरिफ के अलावा जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया है रूस से तेल खरीदने के एवज में, तो उसको पहले हटा दे यूएस। तो उसके बाद अगर ट्रेड नेगोशिएशन होता है, दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर बातचीत होती है, तो ज़्यादा सकारात्मक बातचीत होगी, ज़्यादा अहम बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं के हिसाब से चीफ नेगोशिएटर का भारत आना एक दिन के लिए अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। जी, आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आप बताएं क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, खासतौर पर वाणिज्य मंत्रालय का किस तरह का रुख अब तक देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने के आधिकारिक बयान दिया है और जो राजेश अग्रवाल हैं, अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स मंत्रालय में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूएस की टीम जो वहां के चीफ नेगोशिएटर हैं ब्रायन लिंच के साथ आज रात को ही यहाँ लैंड कर रही है और कल पूरे दिन
चर्चा होगी कि किस तरह से जो 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। पूरे दिन जो डिस्कशंस होगा, खासतौर से एक प्रीकर्सर्स के तौर पर इसको देख सकते हैं कि जो बातचीत के लिए जमीन तैयार करने की बात है उसको लेकर चर्चा होगी। और जैसा कि लक्ष्मण जी बता रहे थे कि जिन मुद्दों पर बात अटकी है, जो रेड लाइन है हमारे, खासतौर से एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें यूएस एक्सेस मांग रहा है, क्या हम उस लाइन का सम्मान करता है यूएस या नहीं करता है, या किस तरह की प्री एक तरह से बातचीत होगी। अगर बेहतर होता कि जो 25% जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है उस पर कोई उसको हटाने पर क्या कोई चर्चा हो सकती है कल वाली बैठक में, या और बातचीत को और कह सकते हैं कि और उसमें जो एक तरह से और बेहतर एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लेवल पे कोई बातचीत हो सकती है। तो ये काफी अहम रहेगा देखना कल पूरे दिन की टॉक्स के बाद, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। जी आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, नीति आयोग ने विकसित भारत का एआई रोड मैप पेश किया है। नीति आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर एआई को भारत की इकोनॉमी के लिए निर्णायक साधन बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई को अपनाकर 8% तक जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ आने वाले 10 साल में दुनिया की इकोनॉमी में $26 ट्रिलियन तक एआई का योगदान हो सकता है। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, नीति आयोग की तरफ से जो ये सिफारिशें सामने रखी गई हैं, इसे विस्तार से समझाएं। खासतौर पर किस तरह से इकोनॉमी और एआई को जोड़ के देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए भारत ने एआई पे काम शुरू कर दिया है जैसा कि आपको पता है, और नीति आयोग ने आज विकसित भारत के लिए जो एआई रोड मैप को लेकर एक रिपोर्ट लॉन्च किया। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि पूरे दुनिया में एक 17 से $26 ट्रिलियन तक का वैल्यू एडिशन होगा अगले डिकेड में, माने अगले 10 सालों में। और लिहाजा इसमें जो करीब 10 से 15% जो हिस्सेदारी होगी भारत की होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो 2035 तक यानी अगले 10 सालों में भारत की जीडीपी में करीब $2 ट्रिलियन, $1.9 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है। इस खास तौर से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर देश में यूज किया गया तो, और साफ तौर पर कहा गया है कि जो की सेक्टर्स होंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी दखल होगी, जिससे कि उसको फायदा मिलेगा, वो बैंकिंग सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, रिसर्च सेक्टर होगा। खासतौर से जो रिसर्च में फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एरोस्पेस में एआई का दखल बढ़ेगा। और जनरेटिव जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे एक तरह से कहें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी खर्चा काफी सारा बच सकेगा। जो एंट्री लेवल बैरियर्स होते हैं उसको भी खत्म करने में एआई मदद कर सकता है। खासतौर से इसके अलावा सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, ऑटो कंपोनेंट और स्पेस टेक में इनोवेशन बढ़ेगा। तो ये सब रिपोर्ट्स जो लॉन्च की गई है उसमें कहा गया है, और एआई की अच्छी तस्वीर पेश की गई है। एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर भी कहा गया है कि काफी बड़ा योगदान एआई के जरिए हो सकता है। अभी एआई को एक तरह से नौकरी छीनने वाला बताया जाता है, इससे उलट कहा गया कि एआई से रोजगार के मौके काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। जी आलोक, शुक्रिया इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कई प्रोविजन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है, क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं? संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की और 22 मई को अपना फैसला इसके ऊपर सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयर कंडीशन में ही किसी भी जो कानून संसद से पारित हुआ उसके ऊपर रोक लग सकती है, लेकिन यहाँ पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके कई सारे प्रोविजन है के ऊपर रोक लगा दी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से मुस्लिम समाज से जुड़ा हो वही उसकी प्रॉपर्टी ही डोनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इसके ऊपर अपना मैकेनिज्म तय कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसके बोर्ड का सीईओ जो है वो मुस्लिम समाज से हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीनोटिफाई करने की कंडीशन थी, जिसमें कि नोडल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी डीनोटिफाई हो सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक
कोई ट्राइब्यूनल या फिर हाईकोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करता तब तक ये प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो नेशनल वक्फ बोर्ड है उसमें 4 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और जो राज्यों की जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर 3 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश आज पारित कर दिया जिसके अंदर कई सारे प्रोविजन के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार को खुली छूट दे दी है और सरकार अब इसको लागू कर सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि बात इतनी बिगड़नी ही नहीं चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े। हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फाइनल फैसला आने पर पूरी राहत मिलेगी। नहीं, हम लोगों की यही डिमांड थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर कम्प्लीटली स्टे हो, लेकिन अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। लेकिन आज के भी फैसले में हम ये समझते हैं एक बड़ी कामयाबी है जिसमें कि कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो CEO हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। तो आज आवाज़ अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मंजूर कर लिया। तो क्या अब वक्फ में सुधार से खत्म होगा अतिक्रमण और भ्रष्टाचार? आज आवाज़ अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। वक्फ पर सुप्रीम फैसला जरूर देखिए शाम 7:57 पर। रिटेल महंगाई के बाद अगस्त में थोक महंगाई दर भी बढ़ गई है। अगस्त WPI माइनस 0.58% से बढ़कर 0.52% दर्ज की गई है। खाद्य WPI की बात करें तो ये माइनस 2.15% से बढ़कर 0.21% हो गई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट WPI भी 2.05% से बढ़कर 2.55% हो गई है। अंडे, मांस, मछली, दूध और सब्जियों की थोक महंगाई दर में भी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि आलू और प्याज की थोक महंगाई घटी है। इसी के साथ फ्यूल एंड पावर WPI भी माइनस 2.43% से घटकर माइनस 3.17% हो गई है। अगस्त में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आ गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। जुलाई में बेरोजगारी दर 5.2% थी। केंद्र सरकार के मंत्रालय ने आज बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.7% हो गई है और ग्रामीण बेरोजगारी दर की बात करें तो ये भी 4.4% से घटकर 4.3% हो गई है। बात करते हैं शेयर बाजार की। 8 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार कंसोलिडेशन मोड में रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 119 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 45 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का पूरा हाल किस तरह से रहा? हफ्ते
हमने देखा था कि लगातार बाजार में हमें एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज की बात करें तो आज एक फ्लैट नोट में जाके बाजार बंद हुआ है। निफ्टी में हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी इन ग्रीन बंद होने में कायम रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी के स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो रियलिटी पैक में अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज खबरों में बना हुआ है पूरा ही पैक। डिफेंस पैक अच्छा खासा आज बज में बना हुआ था। रेलवे स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए जियो फाइनेंशियल करीब 1.25% का इजाफा, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट आज हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, देखिए एशियन पेंट्स में आज करीबन 1.5% की गिरावट थी। सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस भी आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद रहे हैं। ऑटो पैक में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते एक तेजी का मोमेंटम था, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। मिड कैप की बात करी जाए तो एसबीआई कार्ड अच्छे खासे 5.25% के गेन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोचिन शिपयार्ड और टाटा कम्युनिकेशन आज करीब 4.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो बायोकॉन यहाँ पे करीबन 2% की गिरावट, बंधन बैंक में करीबन 0.25%, एनएमडीसी 1.5%, एस्कॉट क्यूबोटा की बात करी जाए तो करीबन 1.5% का डाउनसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। लेकिन लगातार हमने पिछले सत्र से देखा था कि 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इन ग्रीन जाके बंद हुआ था। 9वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। दुनिया में भारतीय बाजार का वैल्यूएशन सबसे महंगा है, ये कहना है नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में गौतम त्रिवेदी ने ये बात कही। फॉरेन एफपीआई जिसको हम बोलते हैं, बड़ी मात्रा में उन्होंने इंडिया में निवेश करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट नेट $16 बिलियन इस साल जनवरी से अब तक उनका सेलिंग रहा है। इनफैक्ट अब जो एक साल 12 महीने में देखे तो करीबन $28 बिलियन का सेलिंग आया है। तो मुझे लगता नहीं कि एट दिस पॉइंट मुझे लगता नहीं कि वो वापस इतनी जल्दी आने वाले हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है इंडिया, जहाँ तक इंडिया मार्केट का सवाल है, 2 समस्याएं हैं। एक तो हमारा वैल्यूएशन सबसे महंगा है पूरे विश्व में, और दूसरी बात, वैल्यूएशन हमेशा महंगा रहा है, लेकिन दूसरी बात जो है वो अर्निंग स्लो डाउन की बात है कि वैल्यूएशन जब हाई रहे और महंगा रहे तो इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं, फॉरेन बाहर के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है वैल्यूएशन महंगा है, हिस्टोरिकली इंडिया में वैल्यूएशंस महंगे रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स फिर भी डबल डिजिट में आ रहे हैं। साथ ही आज बाजार में रेलवे शेयर्स का जलवा रहा। रेलवे शेयर्स फुल एक्शन में है, क्यों दौड़ रहे हैं रेलवे शेयर्स, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड आज पकड़ ली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रेलवे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा खासा है। काफ़ी डेवलपमेंट्स हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे करीब हमें 77,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी जो मणिपुर की रेलवे है उसका उद्घाटन किया था, और उसकी डील वैल्यू देखी जाए तो 8,500 करोड़ की थी। अमृत भारत ट्रेन को लेकर सरकार काफी ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रही है, और यही नहीं बल्कि न्यू कोचेस के ऊपर भी जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात थी ओवरऑल सेक्टर की, लेकिन इस टाइम पे मैं बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, वहां पे भी जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम रेलटेल की ऑर्डर बुक देखें तो देखिए अगस्त से लेकर सितंबर तक हमें यहाँ पे करीब 1,140 करोड़ के जो ऑर्डर है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें आरवीएनएल की तो 10 सितंबर को यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। लोएस्ट बिडर के तौर पे जो आरवीएनएल है वो उभर के आया है 170 करोड़ के ऑर्डर के। जुपिटर वैगन्स की अगर बात कर ली जाए तो रिसेंटली इसे भी रेलवे की तरफ से 113 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला था, और उससे पहले उसको मिला था 215 करोड़ का ऑर्डर, जहां पे उनको वंदे भारत ट्रेन के लिए व्हील सेट्स बनाने थे। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें टीटागढ़ की तो यहाँ पे भी करीब 1,600 करोड़ का जो ऑर्डर है कंपनी को हाथ लगते हुए दिखाई दिया। तो हम देख ही रहे हैं कि जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, और एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली एनसीआर स्थित रियलिटी कंपनियों में आज जोरदार तेजी है। दरअसल इन कंपनियों को डबल बूस्ट मिला है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं यतिन मोता। मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण आज रियल एस्टेट सेक्टर ही पूरा आज टॉप गेनिंग सेक्टोरल लिस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छी खबर आ रही है एनसीआर से, खास करके यूपी से, जहां सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। लेकिन उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर कंपनियों को छूट देने का ऐलान किया है, जिसके अंदर एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से कंपनियों को दिया गया है। 20 साल तक टैक्स छूट देने पे यहाँ बात हो रही है।
और जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगाने पे आपको एक छूट का प्रावधान मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर कंप्यूटिंग और आईटी हब के आसपास की ज़मीन देने के लिए प्रोत्साहन संभव है। ऑब्वियसली एनसीआर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल है जो डेडिकेटेडली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिसके कारण रियल एस्टेट कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। बहुत सारी दिल्ली बेस्ड, एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अपना प्लान अनाउंस कर चुकी हैं और टाइप्स अनाउंस कर चुकी हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने हाइट के रिस्ट्रिक्शंस और एफएसआई को रिलेटेड रूल्स में बहुत ढिलाई कर दी है। इनफैक्ट अब किसी प्रकार के स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर हाइट सीलिंग यूपी सरकार ने निकाल दी है, जिसके अंदर नोएडा के अंदर खास करके बिल्डिंग की हाइट्स अब बहुत हाई लेवल तक होती हुई नज़र पड़ेगी। एफएसआई का यूटिलाइजेशन भी बेटर आपको बनता हुआ नज़र पड़ेगा, जिसके कारण आज खास करके अनंतराज जो कि डेटा सेंटर और इनके लैंड पार्सल्स हैं दिल्ली के आसपास, डीएलएफ भी बहुत सारे आईटी कंपनियों के साथ कामकाज कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही 35,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला भी रखी। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, हवाई अड्डे, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। वहीं सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की और लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बड़ी सौगातें दी हैं। आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है, खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अब चुनावी रण दूर नहीं है, लेकिन टिकटों का बंटवारा अब तक किसी भी गठबंधन में नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया, इसे लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर महाभारत की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज महागठबंधन की होने वाली बैठक को भी टाल दिया गया है। इस बैठक में तेजस्वी समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे। वहीं इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बुलाए गए सम्मेलन में आरजेडी के एक भी नेता नहीं पहुंचे। दरअसल 13 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन किया था, जिसमें आमंत्रण के बाद भी एक भी कार्यकर्ता आरजेडी की तरफ से नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर नाराजगी बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि आज उसी जगह पर आरजेडी का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले बिहार में एक रैली में तेजस्वी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा।
हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, जय घाट हो, आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, भारत को आगे ले जाने का काम करेगा। वहीं एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा और जेडीयू 205 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि सहयोगी 3 दलों को 38 सीटों में ही निपटाना चाहते हैं। इनमें चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी-आर को 18 से 20 सीटें मिलनी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम और जीतन राम मांझी के हम को 9-9 या फिर 10-10 सीटें दी जानी हैं। जीतन राम मांझी 20 सीटों पर अड़े हुए हैं। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 15 से 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनके पास 2 विकल्प मौजूद हैं, या तो एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे या फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ना। मांझी ने साफ किया कि वो एनडीए से अलग होने के मूड में नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना उनका लक्ष्य है। कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। अब बात मानसून की। मानसून ने अपने तय समय से 3 दिन पहले ही वापसी शुरू कर दी है। कल रात से ही मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। कल मानसून जो है राजस्थान के कुछ हिस्सों से हमने विड्रॉ किया है। स्पेसिफिकली ये वाला वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से हैं, जो जनरली इसका जो नॉर्मल रेट 17 है, कल 14 को जो विड्रॉ हुआ है। उसका कंडीशन यही होता है कि जैसे जहाँ सर्कुलेशन पैटर्न बनते हैं मानसून में और जब वापस ही जाने लगते हैं तो एंटी साइक्लोनिक फ्लो होने लगता है, हाई प्रेशर आ जाता है 850 तक, तो क्लाउड फ्री रीजन हो जाता है। वो आप सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो उसके कारण जब मानसून की कल वापसी हुई है, लेकिन इसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में हमारा ये अनुमान है ये पंजाब के कुछ हिस्से भी जहाँ कवर कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ और हिस्से भी 1 और 2 दिन में आगे रिकवर हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमें महाराष्ट्र में, मुंबई में भारी बारिश देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट आपने जारी किया है, क्या वजह है वहाँ पे बारिश? बेसिकली क्या था, कल तक वहाँ एक लो प्रेशर एरिया था, आज एक वो सर्कुलेशन की फॉर्म में है। जो सर्कुलेशन अभी जहाँ विदर्भा के आसपास बना हुआ है वहाँ से थोड़ा ट्रफिंग टाइप है, वो टिल्ट हो रहा है। उसके प्रभाव से क्या है कि मॉइस्चर अरवियंसी से जा रहा है, सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। तो हमारा अनुमान है कि कोंकण में और मध्य महाराष्ट्र में कहीं न कहीं एक आधी जगह आज भी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। कल इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। कल वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कल भी हो सकती है। अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में भी वेरी हैवी होने का आज अनुमान है, वेरी हैवी। कल से इसमें भी कमी आ जाएगी। तो सर अगले 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहेगी, ये कमी कल से आनी शुरू हो जाएगी? देखिए, ओवरऑल बारिश ये है कि 3 दिन तक रहेगी। आज सबसे ज्यादा है, कल उसमें कमी पाई जाएगी, परसों उसमें और थोड़ी कमी हो जाएगी। राहुल गांधी आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचकर घोनेवाल और माछीवाल गांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी ने डूबी फसलों और टूटे घरों का जायजा भी लिया। पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा मदद का भी भरोसा राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। अमृतसर के बाद राहुल गांधी गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। झारखंड के हजारीबाग जिले के गोड़होर थाना इलाके में पंतीतरी जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 टॉप माओवादी मारे गए हैं। मारे गए अन्य नक्सलियों में 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख के इनामी बिरसेन गंजू भी शामिल था। और सहदेव सोरेन लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल भी बरामद की है।
तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हाल ही में एक रिसर्च में पुष्टि हुई है कि पति पत्नी का मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक की बीमारी दूसरे की बीमारी बन सकती है। तो क्या है पति पत्नी का मेंटल हेल्थ कनेक्शन, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।